हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं वैष्णवी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अगस्त 2022 का आरआरबी ग्रुप डी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो जैसा कि हम लोगों ने भी कल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहाँ पर डिस्कस किया था, और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और ध्यान रखिएगा, ये जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है, एक कथन और उसके बाद दो तर्क फर्स्ट एंड सेकंड दिए गए हैं। कथन और तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करिए। कथन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम लोग जो कचरा वगैरह फेंकते हैं उसके लिए दो डब्बे गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखे हैं। एक तो गीला कचरा और एक सूखा कचरा, ब्लू एंड ग्रीन कलर के जो डब्बे होते हैं। इसमें जो निवासी होते हैं उनको कहा जाता है कि एक में आप गीला कचरा रखें, एक में आप सूखा कचरा रखें। अब लोग क्या करते हैं कि एक ही में, या तो वो नीले वाले डिब्बे में या फिर वो ग्रीन वाले डिब्बे में, वो जैसा भी कचरा होता है वो वैसा डाल देते हैं। सूखा कचरा, गीला कचरा सब एक ही में मिक्स कर देते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर आप अलग अलग नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ये ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। अब यहाँ पर तर्क क्या दे रहा है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर तर्क पूछ रहा है कि आपसे सॉरी, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे यहाँ पे अजम्पशन पूछ रहा है कि आर्गुमेंट पूछ रहा है कि कंक्लूजन पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो तर्क में आपसे कह रहा है, सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ने ये कथन दिया है कि जो भी कोई यहाँ पर ऐसा करता हुआ नहीं पाया जाएगा उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो तर्क होगा ना, कि गवर्नमेंट ने गीले कचरे को सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य किया होगा। और जब अगर आप अनिवार्य किए गए कार्य को नहीं करते तभी तो गवर्नमेंट उस पर भारी जुर्माना लगाएगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं किया है, कि भाई आपकी मर्जी है, आप चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, हेलमेट आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर आप हेलमेट नहीं निकाल रहे हो, हेलमेट नहीं लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपको पकड़ के आपके ऊपर सीधा आपको चालान काट देगी, ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि भाई अनिवार्य है नहीं, हमारी मर्जी हम लगाए ना लगाए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर है कि भारी जुर्माना अगर लगाया जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर वो चीज अनिवार्य रही होगी, तभी गवर्नमेंट भारी जुर्माना लगा रही। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो तर्क फर्स्ट है, ये तर्क फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आप सभी को। तर्क फर्स्ट यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। भाई गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है कि आपके सामने दोनों बॉक्सेस रखे हैं कि आपका गीला कचरा ये है, सूखा कचरा ये है। आप अगर आपको दिए ही नहीं गए हैं, ये सुविधा ही नहीं दी गई है, और फिर भी गवर्नमेंट अगर यहाँ पर भारी जुर्माना लगा रही है, तो यहाँ पे मिस्टेक गवर्नमेंट की है, ना कि आपकी। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटीज दे रखी है, आपको अलग अलग वहां पे बॉक्सेस दे रखे हैं कि आप यहाँ पे सूखा कचरा इसमें रखिए, इसमें गीला कचरा रखिए, एंड इसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट का यहाँ पे पूरा राइट है कि आप पर वो जुर्माना लगा सकती है। इस तरीके से यहाँ पर आपके दोनों तर्क, दोनों जो आपके ये तर्क हैं, ये दोनों सही हो जाते हैं, और आपका यहाँ पर आंसर बनता है। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि तर्क फर्स्ट कथन का समर्थन नहीं करता, जबकि तर्क सेकंड कथन का समर्थन करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कथन आपको दिया गया था सूखे कचरे और गीले कचरे से रिलेटेड, इन्हीं दोनों पे ही तो तर्क था। ऐसा तो है नहीं कि कथन कुछ अलग था, तर्क कुछ और था। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। तर्क 1 और तर्क 2 सेकेंड दोनों कथन का समर्थन करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। इसको आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। चलिए, तो मैंने इसमें अगली स्लाइड तो ऐड की नहीं है, मैं इसको यहीं पे सॉल्व करती हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है,
आपको ये मैंने चार्ट बताया होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है सुनीत उत्तर की ओर 10 मीटर चला, सुनीत वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो मान लिया कोई पॉइंट है, यहाँ से सुनीत चलता है 10 मीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब चूंकि मैंने अलग स्लाइड इसमें ऐड नहीं करी तो मुझे छोटा छोटा डायग्राम बनाना पड़ेगा। then he turned to left and walked 11 मीटर। उसके बाद में कहाँ जाता है, लेफ्ट में जाता है, कितना जाता है 11 मीटर जाता है, ओके। देन फ्रॉम देयर ही टर्न राइट, यहाँ से वो राइट में मुड़ता है, कितना जाता है 13 मीटर जाता है। तो बेटा यहाँ से ये राइट में मुड़ता है, कितना जाता है 13 मीटर जाता है, ठीक है। देन ही टर्न राइट अगेन एंड वॉक 25 मीटर। अब ये फिर से राइट मुड़ता है, कितना जाता है बेटा 25 जाता है। तो 11 से तो ज्यादा ही होगा 25। इन विच डायरेक्शन इज सुनीत फेसिंग नाउ। अब ये सुनीत किस डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो बेटा ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका, आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं इसको बोलूंगी, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी है, सिंबल्स भी है, सारे मिक्सअप है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखिए हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे क्या होता है इस क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पर नंबर्स दे दिए जाते हैं, कुछ नंबर्स या सिंबल्स दे दिए जाएंगे, उनका कोड दे दिया जाएगा और नीचे कुछ आपके सामने कंडीशंस लिखी होंगी, ठीक है। अब इन कंडीशंस को कहाँ पे अप्लाई करना है वो भी मैं बता देती हूँ। ये कंडीशन पढ़ने के बाद, वैसे अभी आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है, आपको सीधे ढूंढना है प्रश्न कहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्रश्न लिखा हुआ है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सीधे ये प्रश्न देखते हैं, यहाँ से इसका कोड उठा लेते हैं कि भाई 7 का कोड क्या है, डी है, तो डायरेक्टली या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा, ऐसा करके वो कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई, कंडीशंस जो दी गई हैं ये कुछ ना कुछ इसका रीजन होगा ना। तो बच्चों का बैकग्राउंड से नॉइज आ रही हो तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको हम रोक नहीं सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशंस क्या दे रहा है कि यदि दो पद संख्याएं हैं, यदि पहले दो पद की संख्याएं हैं, यानी पहले दोनों डिजिट पे क्या है नंबर्स दिए हुए हैं, अगर पहले के दोनों डिजिट्स पर नंबर दिए हुए हैं तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। बच्चों 1 मिनट रुकिएगा, मेरा लैपटॉप की जो बैटरी है वो डाउन हो रही है, तो मैं इसको चार्जिंग पे लगा के फिर आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तब तक आप इस क्वेश्चन की कंडीशंस को पढ़ के समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। मुझे बस 10 सेकेंड का टाइम दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया कि सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना क्या होता है कि यहाँ पर कंडीशंस क्या लिखी हुई है। देखिए यदि पहले दोनों पद संख्याएं हैं, यदि पहले दोनों पद संख्याएं हैं, ठीक है, और अंतिम पद एक प्रतीक है, अंतिम वाला क्या आपको एक सिंबल दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ तो नंबर दिख रहा है, यानी इस क्वेश्चन में पहला वाला जो कंडीशन है ये तो फुलफिल नहीं होगा। आगे सेकेंड वाली कंडीशन देखते हैं, यदि प्रश्न में कोई संख्या है जो ठीक पहले का अभाज्य संख्या से पहले है। मैं इसका थोड़ा सा इंग्लिश वाला वर्जन देख लेती हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में क्लियर नहीं हो रहा है। इसमें कह रहा है इफ द क्वेश्चन हैज एनी नंबर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ प्राइम नंबर, ओके, यानी यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी कोई संख्या है जिसके ठीक पहले एक प्राइम नंबर है। तो देखिएगा यहाँ पे 9 है, 9 के ठीक पहले क्या है 7, 7 क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर है। एंड देखिए 8 है, 8 के पहले तो कोई नंबर आ नहीं रहा, 3 के पहले कोई नंबर नहीं आ रहा, यानी कंडीशन सेकेंड हमारी फुलफिल हो रही है, ओके। अगर ऐसा है तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कोड को आपस में बदल देना है, यानी पहला जो भी पद है और जो यहाँ पर लास्ट वाला है, इनके इनकी जगह पे जो कोड आएगा उसको आपस में हम इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, यही कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक बार थर्ड वाली कंडीशन को भी देख लेते हैं कि क्या थर्ड वाले में भी ऐसा ही है क्या। अच्छा यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन दिख रहा होगा, चलिए ठीक है दिख रहा है। यहाँ पे एक बार थर्ड वाला कंडीशन भी देख लेते हैं कि दूसरा पद एक प्रतीक है,
दूसरा पद क्या है, यहाँ पे एक सिंबल है क्या, नहीं, यहाँ पे एक नंबर है। तो थर्ड कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी, ओनली सेकंड कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा था कि 7 और 3 इन दोनों के कोड को आपस में चेंज कर देंगे। तो 7 का कोड यहाँ से देखा क्या है 3, तो सॉरी 7 का कोड यहाँ पे क्या है डी। तो डी यानी कि जब 7 इधर है तो डी इधर आना चाहिए लास्ट में। तो देखिए डी किसी किसी एक में आ रहा है क्या, एक ही में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ये वहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अरेंज करके कि आप सबका पहले कोड लिखें, 7 का कोड, 9 का कोड, M% का कोड, 8 का कोड, परसेंटेज का कोड, हैश का कोड, 3 का कोड, देन आप कोड को इंटरचेंज करें। तो ये ऐसा करना बिल्कुल टाइम वेस्टिंग होगा, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे बोल रहा है, सीधे से आपसे मैं अगर पॉइंट पे आऊं तो यहाँ पे कह रहा है कि ये एक वर्ड है जिसका कि कोड इस तरीके से लिखा जाता है, उसी सेम पैटर्न पे इस वर्ड का कोड इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से सेम यही पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो काउ बॉय को यहाँ पे इन्होंने क्या किया, COW जो है, COW को WOC कर दिया, यानी फर्स्ट 3 लेटर्स को आपस में रिवर्स कर दिया है। बॉय BOY बॉय को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, YOB कर दिया है। सेम इसी तरीके से टैंगल जो है TANNAT कर दिया है, एंड GLE को ELG कर दिया है। जो भी वर्ड मिलेगा आपको उसको आपस में उसको आप क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे। ठीक है, हाफ करने के बाद में पहले 3 लेटर्स को आपस में चेंज कर दीजिए एंड लास्ट के 3 लेटर्स को चेंज कर दीजिए। यही यहाँ पर इसकी कोडिंग चल रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, पहला वाला चेक करते हैं, FLOWER फ्लावर। तो यहां से मैंने इसको ब्रेक किया 3 लेटर्स में, OLF होना चाहिए, OLF है, एंड WER का क्या होना चाहिए, REW। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दे रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। पहला कथन है यहाँ पर, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है। इट मीन्स कि जहाँ पे भी कभी भी आग लग जाती है तो वहां पर हम क्या करते हैं कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आग लगने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि सोडा एसिड फायर यहाँ पे। अच्छा ओके ठीक है, समझ गई। अच्छा यहाँ पे सेकंड यहाँ पे क्या कह रहा है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोलकर क्रिस्टलीकरण के पानी में 10 अणुओं वाले वॉशिंग सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टलीकृत किया जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, दोनों कथन सत्य हैं या फिर कथन सेकेंड सत्य है और कथन फर्स्ट गलत है। थर्ड कह रहा है दोनों कथन असत्य है, और फोर्थ कह रहा है यहाँ पर कथन पहला जो है सत्य है और कथन दूसरा गलत है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे जो कथन दिया गया है आपके सामने, जो पहला कथन दिया गया है क्या, और जो सेकंड कथन दिया गया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है कि क्या दोनों कथन सत्य है क्या। ठीक है, अगर कथन पहला सत्य है, हो सकता है दूसरा गलत हो, या हो सकता है दूसरा गलत हो, सॉरी दूसरा सही हो पहला गलत हो। अब ये अगर आपको, ये आप तभी बता पाओगे जब आपको साइंस आती होगी, जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो आप इसको रट नहीं सकते हो। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये आपका जो कथन कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है, sodium carbonate is dissolved in water and recrystalline to get washing soda crystals containing 10 molecules of water of crystallization। ये बिल्कुल गलत कह रहा है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, कथन फर्स्ट जो है सत्य है लेकिन कथन सेकंड जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ यहाँ पर आप जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कह रहा है, आपके सामने एक वेन आरेख दिया हुआ है, वेन डायग्राम दिया गया है, और आपसे यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी सच अकाउंटेंट्स आर देयर हु आर आल्सो बायलिंगुअल्स। यानी यहाँ पर मेल्स का, अकाउंटेंट्स का एंड बायलिंगुअल्स का यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है। आपको यहाँ पे बताना है ऐसे कितने लेखाकार हैं जो द्विभाषी हैं, यानी कि जो 2 लैंग्वेज जानते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कितने यहाँ पे अकाउंटेंट्स हैं। तो अकाउंटेंट्स का तो ये सर्कल है बीच में जो आपको दिख रहा है। एंड ऐसे कितने अकाउंटेंट्स हैं जो यहाँ पे बाइलिंगुअल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 + 9 आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पेन का कलर भी चेंज कर लेती हूँ। ये आप देखिए यहाँ पे ये 15, ये जो 15 आपको दिख रहा है, ये देखिए बाइलिंगुअल्स में भी आ रहा है, अकाउंटेंट्स में भी आ रहा है एंड मेल्स में भी आ रहा है। एंड अगर 9 की बात करें तो 9 देखिए किस में आ रहा है, ये बाइलिंगुअल में आ रहा है एंड अकाउंटेंट्स में आ रहा है, मेल्स में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 15 + 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 24। 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब किसी के मन में ये डाउट आ सकता है कि मैं 15 क्यों लिया, 15 तो मेल्स में भी आ रहा है। तो बेटा अगर यहाँ पे ये कहा जाता कि ऐसे ओनली कितने ऐसे अकाउंटेंट्स हैं जो केवल और केवल बाइलिंगुअल है, अगर यहाँ पे इसने ओनली वर्ड लगा दिया होता तो हम ये 15 ना लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इसने इस क्वेश्चन में ओनली वर्ड लगा होता, केवल वर्ड लगा होता, तो हम यहाँ पे 15 ना लेते। लेकिन उसने 15 इसमें ओनली लगाया नहीं, इसलिए हम इसको ले सकते हैं। 15 + 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, 24 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन का चयन कीजिए जो स्टार को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी स्टार की जगह पर यहाँ पे क्या आएगा ये देखना। तो आपको हमने इसकी एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले आपको यहाँ पे डिवीजन साइन पे जाना है। डिवीजन साइन पे गए तो क्या देखा हमने 20 से 4 सॉरी 20 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। इसके बाद में अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे हो सकता है इक्वेशन चेंज हो जाए, जो हम चाहते हैं वो इक्वेशन आ जाए। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर। 20/4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 2 + 14 + 18। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 4 5 जा 20, ओके तो ये हो गया 30। इसको ऐड करेंगे तो 8 + 4 12, 12 + 2 14, यानी यूनिट प्लेस में तो 4 आ रहा है, यहाँ पे तो 0 आ रहा है, यानी आप इसको ऐड करोगे भी तो भी कुछ इसमें आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सेकंड में। यहाँ पे डिवाइड का साइन कहाँ पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर यहाँ पे 6/2 करते हो तो कट तो रहा है, कट रहा है तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। 20 + 4 इक्वल 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई, एक सेकेंड रुकना बच्चों, 20 + 4 इक्वल 6 डिवाइड बाई 2, ओके मल्टीप्लाई 14, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 14 + 18, यही था। सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो गया 24 हो गया। 3 × 14, अब 3 × 14 जैसे ही हमने किया हम समझ गए कि यहाँ पे तो इधर वाला नंबर तो बहुत बड़ा आने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 भी खत्म। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं तो 20/4 कट रहा है, काट सकते हैं 20/4 मल्टीप्लाई 6 -2 इक्वल 14 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, तो ये कितना गया बेटा 5 टाइम्स गया, ये कितना हो गया 30 -2 इक्वल, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर जाएगा, यानी अगेन यहाँ पर ये थर्ड वाला गलत हो गया। अब हमारा आंसर क्या बना फोर्थ। अब फोर्थ को आपको यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फोर्थ को मार्क करो आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको 124, यहाँ पे दिया है 129। चूंकि मुझे लिखना है, आपको लिख के समझाना है, इसलिए मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ। 145, 156 एंड क्वेश्चन मार्क। ये कितना हो गया 5 का डिफरेंस। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 7 का डिफरेंस। ये आ रहा है आपका 9 का डिफरेंस। ये आ रहा है आपका 11 का डिफरेंस। तो यानी यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पे ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है। तो 11 के बाद कितना आ जाएगा 13, 6 3 9, यूनिट प्लेस पे आना चाहिए 9। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्यूल को 50 लिखा जाता है,
जीर को 44 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फेयर को कैसे लिखा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में जो थॉट आना चाहिए, अगर आपने जरा सी भी तैयारी करी है और आपके दिमाग में जो सबसे पहला थॉट जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि मैं फ्यूल का अगर हम प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं, ऐड करके देखते हैं, तो अप्रॉक्स 50 के आसपास आना चाहिए, है ना। तो एफ होता है 6, U21, E5, L12, यानी कि एक बार हम इनको प्लेस वैल्यू को हम ऐड करके देखते हैं। तो आप इसको ऐड कर लीजिए जरा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा कितना, 6 6 12 और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, 2 1 3 1 4, 44। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें अगर आप +6 और ऐड कर दें, यानी 44 +6 कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा है, अब 6 यहाँ पे अपने मन से ऐड किया गया होगा, दो वजह हो सकती है 6 को ऐड करने की, या तो ये 6 अपने मन से ऐड किया गया है, या तो यहाँ पर ये f की प्लेस वैल्यू है इसलिए ऐड किया गया है। कहने का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट लेटर को की प्लेस वैल्यू को भी ऐड किया जा सकता है, या फिर वो 6 अपने मन से लाया जा सकता है। तो ये हमारी जो डाउट है ये क्लियर होगा दूसरे में, जीर का जब हम यहाँ पे कोड निकालेंगे उसमें हमको क्लियर हो जाएगा। J10, E5, E5, R18, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन सभी को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 10 20, 5 5 10, 10 10 20, 20 10 30, 30 और 8 38, 38 आ रहा है। अपने को लाना कितना है बेटा, 44, यानी आपको यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 6, ठीक है। 38 और +6 कितना हो जाएगा बेटा, 44। अब यहाँ पे अगर 10 होता, J10 होता ना, जे आपका 10 होता है ना, तो अगर ये पहले लेटर को ऐड कर रहे होते तो यहाँ पे ये 10 ऐड करते, 6 नहीं ऐड करते, यानी 6 अपने मन से ला रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आप फेयर का नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे। F होता है 6, A होता है 1, R होता है 18, E होता है 5, सबको आपको प्लस कर देना है और यहाँ पे क्या कर देना है, +6 ऐड कर देना है, ठीक है। तो 6 1 7 और 15 15 5 20 और 6 26, यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में अगेन मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर 11, 21, 47, 97, 179, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 21 दूनी 11 दूनी 22, यानी मल्टीप्लाई 2 -1, फिर 21 दूनी 42 हो रहा है, यानी यहाँ पे प्लस करना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे यानी 2 टाइम्स तो जा रहा है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो प्लस माइनस है, एक बार चलो करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 11 दूनी 22 -1, 21 दूनी 42 और 5 43, यानी +2 सॉरी मल्टीप्लाई 2 +5 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। 47 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 2 चौको 8 1 9, 94 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई 2 करते हो तो यहाँ पे +3 हो रहा है, यानी कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है। तो पैटर्न नहीं बन रहा है तो कुछ और अब हम ट्राई करते हैं, ठीक है। अब और में हम क्या ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं डिफरेंस यहाँ पर। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 11 और 21 का डिफरेंस हुआ कितना, 10। यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 26। यहाँ पे डिफरेंस 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 50। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए 2 एंड 8 82। अगेन यहाँ पे डिफरेंस निकाल के देखते हैं, यहाँ पर 16, ये 24, ये 2 और ये हो जाएगा 32। यहाँ पे फिर से डिफरेंस निकाला तो 8, यहाँ पे भी 8, यानी 8 8 का डिफरेंस सबसे लोवेस्ट में वाले में जाएगा। तो 32 + 8 कितना हो गया बेटा, 40। अब 82 + 40 करेंगे तो 2 और 8 4 कितना हो गया, 12। यहाँ पे भी ऐड करें तो 9 10 11, यानी यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए। अब 3 जगह पे 1 आ रहा है तो आपको अपने को ऐड ही करना पड़ेगा। 7 2 9 1 10, यूनिट सेकंड प्लेस पे 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर।
इस प्रश्न में आपको एक कथन दिया जाएगा और उसके बाद आपको दो निष्कर्ष दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें से फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया बच्चों, कि जिसकी भी तरफ बड़ा वाला साइन है उसको लेके चलो। तो एस बड़ा है एच से, आपको ऐसा रिलेशन ढूंढना कि एच बड़ा, सॉरी एस बड़ा हो एच से। तो जब आप यहाँ से चले क्या, तो देखा क्या, ये एच तो ये जो एस है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो एस है ये तो छोटा है ना। अब छोटा ही आगे तो जाके बड़ा मिलेगा नहीं, यानी ये तो बेटा बनेगा नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, वाई बड़ा है और बराबर है किससे, ए से। यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे प्रिंट में स्मॉल वाई हो गया टाइप में। ठीक है, तो वाई बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए ए से। तो वाई कहाँ है, यहाँ है, और ए कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से चले वाई की तरफ से, तो बड़ा है बराबर है, बराबर है बराबर है। तो बेटा इन तीनों साइन में आप किसको प्रायोरिटी दोगे, इस वाले साइन को दोगे ना, इस वाले साइन को प्रायोरिटी दोगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कंक्लूजन सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आप आंसर क्या देंगे, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही सेशन रख रहे हैं। अच्छा आगे की स्लाइड थी मेरी, चलिए कोई बात नहीं। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रख रहे हैं। थोड़ा सा टाइम का इश्यू है, टाइम इतना नहीं मिल पाता है कि हम आपकी पूरी 1.5 घंटे की क्लास ले सके, क्योंकि ये जो जिसमें आपके लगभग 25-26 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इतना करने के लिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। कोशिश करूंगी आगे जाके जैसा भी टाइम मिल पाता है मैं आपकी क्लासेस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाने की कोशिश करूंगी। बट अभी बच्चों जितना पॉसिबल हो पा रहा है, मैं अभी कोशिश ये कर रही हूँ कि एटलीस्ट मैं रेगुलर आ पाऊँ। ठीक है, ये जो इतने दिन का गैप हुआ है मैं इसको फिल करना चाहती हूँ, एंड मैं रेगुलर करना चाहती हूँ। तो रेगुलर के लिए अभी थोड़ा सा बच्चों टाइम का इश्यू चल रहा है, जिस वजह से वैसे तो देखा जाए तो मेरा भी क्लासेस ले पाना ही पॉसिबल नहीं हो रहा है। बट मैं ये सोच रही हूँ कि चलिए चलो ठीक है, 10 से 15 ही क्वेश्चन मैं करा पाऊँ तो वो मैं करा दूं। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल साथ बने रहिए। इसी के आगे जो अभी क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं सेकंड चैप्टर के, वो मैं आगे कल आपसे डिस्कस करूंगी। तो इन्हीं क्वेश्चंस की एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कहीं कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मैं आपके हमेशा साथ हूँ। ऐसा नहीं कि अगर मैं बिजी हूँ तो मैं आपके आपके कमेंट्स का या आपके आपके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं रिप्लाई बिल्कुल करूंगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल रिप्लाई यहाँ पे अपना क्वेश्चन अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस चीज का हमेशा आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप हमसे डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पे आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।